जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। कुछ अक्षांश रेखाओं के नाम हमको याद रखने हैं, जैसे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। कितने देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है विद मैपिंग। ऐसा नहीं केवल लिखा दिया काम हो गया, नहीं, सब कुछ मैपिंग से सिखाऊंगा ताकि सीखने में हमको आसानी होगा और याद करने में भी आसानी होगा। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि किसी भी देश का समय हम कैसे निकाल सकते हैं। जो न्यूमेरिकल प्रश्न आते हैं कभी कभी कि लंदन में 12 बजा होगा और 30 डिग्री पूरब में जाओगे तो वहां कितना बजा होगा, अगर भारत 5.5 घंटा आगे क्यों है, वो सारी बातें करेंगे पूरा डिटेल से। अगर इसको देख लेते हो तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, इसमें पूरा सब कुछ समाहित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, हमको कैसे पता। पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे देशांतर रेखाएं और उसके बाद बात करेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। ये मैंने ग्लोब लिया है, ग्लोब की तरह से लिया है। ग्लोब इसी प्रकार का ग्लोब होता है। ग्लोब का मतलब होता है पृथ्वी को छोटे नमूने में दर्शाना, ग्लोब कहलाता है। और ग्लोब का सबसे पहले आविष्कार जो व्यक्ति किया था उसका नाम था वेहेम। वेहेम नामक व्यक्ति ने ग्लोब का आविष्कार किया था और उसी के अनुसार हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? तो जो अक्ष यानी पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं, जो क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं, वही अक्षांश रेखाएं होती हैं। जैसे एक रेखा मैंने खींच दी, इस प्रकार से जो रेखाएं खींची जाएंगी वो अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी। ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं हैं जो अक्ष से खींची जाती हैं, पूरब से पश्चिम खींची जाती हैं, याद रखेंगे। उसके बाद में ये वाला जो पॉइंट है लास्ट में यानी उत्तर में, इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और इसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। यही तो दो पोल हैं। इसी प्रकार तो पृथ्वी घूमती है, ऐसे पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करती है, इसी प्रकार से तो घूमती है। तो ये कौन सा पोल हो गया? ये उत्तरी पोल हो गया और ये दक्षिणी पोल हो गया। कभी कभी हमारे एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि इसकी खोज किसने किया था। तो नाम आपने सुना होगा रॉबर्ट पेरी। क्या नाम सुना होगा? रॉबर्ट पियरी नाम सुना होगा, प्यारी नाम सुना होगा, पीरी नाम सुना होगा। इस प्रकार से बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाएगा जो दक्षिणी ध्रुव है इसका खोज किसने किया था, तो याद रखेंगे अमुंडसन ने किया था। अमुंडसन ने इसका खोज किया था। पूरा नाम था रोनाल्ड अमुंडसेन ने इसका खोज किया था। किसका? दक्षिणी ध्रुव का। कब की बात है भैया? ये 1911 ईस्वी की बात है। तब ये यहाँ पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले रॉबर्ट पेरी पहले व्यक्ति थे। तो हम ये कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। अभी हमको इतना याद रखना है, ठीक है। अक्षांश रेखाएं या क्षैतिज रेखाएं भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों देशांतर रेखाओं की। किसकी बात करेंगे? देशांतर रेखाओं की बात करेंगे। तो देशांतर रेखाएं क्या होती है? एक हम ये बना लेते हैं, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री बना लेते हैं। उसके बाद में इस प्रकार से देशांतर रेखाएं होती हैं जो लंबदर होती हैं। ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं उन्हें कहा जाता है। हमको याद रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से देखने को मिलेगा हमको, मैंने आपको बताया। ये हमारा कौन सी रेखाएं हो गई? ये देशांतर रेखाएं हो गई। अब हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे कि देशांतर रेखाओं का काम क्या होता है, अक्षांश रेखाओं का काम क्या होता है, कौन सी कर्क रेखा है, कौन सी मकर रेखा है, ये सारी बातें करेंगे। तो अभी हमने इतना जाना, ये वाली रेखाएं पूरब से पश्चिम खींची जाती हैं। ये पूरब हो गया, ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण वाला क्षेत्र है। ठीक उसी प्रकार से यहां भी हो जाएगा। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम परिचय जानते हैं, ये रेखाएं हैं क्या, अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं क्या। थोड़ा सा परिचय जानेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो सभी रेखाएं हैं, चाहे जितनी भी अक्षांश रेखाएं हों या जितनी देशांतर रेखाएं हैं, हम आगे ये भी बताएंगे कि कितने अक्षांश हैं और कितने देशांतर हैं। ये सभी रेखाएं काल्पनिक हैं, कोई खिंची हुई रेखाएं नहीं है।
ये सभी रेखाएं काल्पनिक हैं। पहली चीज, अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इन्हें समांतर रेखाओं के नाम से भी जानते हैं। यानी ये वाली जो रेखाएं होती हैं, ये वाली जो रेखाएं होती हैं, ये कौन सी रेखाएं होती हैं? ये अक्षांश रेखाएं होती हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। यही मैंने बताया। दूसरा फैक्ट क्या कहता है? देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण ध्रुवों से लंबवत चलती हैं। लेकिन ये ध्रुव मैंने बताया था, इससे लंबवत चलती हैं इस प्रकार से, ये देशांतर रेखाएं होती हैं। ये कौन सी रेखाएं होती हैं? ये देशांतर रेखाएं होती हैं। हाँ या ना? यही मैंने बताया। इसे मेरिडियन भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का इस्तेमाल किसी खास जगह या स्थान का पता लगाना या समय का पता लगाने के लिए किया जाता है। आगे बताएंगे अक्षांश का क्या काम है और देशांतर का क्या काम है। अक्षांश को या अक्षांशों को 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है ये वाली, आगे बताएंगे 0 डिग्री को भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं, आगे सारी बातें करेंगे। 0 डिग्री से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से 90 डिग्री ध्रुवों के मध्य बांटा गया है। अब आप कहोगे सर ये क्या बता दिया आपने, चलो देख लेते हैं भैया, इसको देखते हैं। ये 0 डिग्री है, ध्यान से देखना, ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो इसी को तो इसी के बीच में तो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं इस प्रकार से, हाँ या ना? तो यही तो बता रहे हैं कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो रेखाएं खींची गई हैं वो सभी अक्षांश रेखाएं हैं। जबकि देशांतर रेखा की अगर हम बात करें, ये वाली जो रेखा है ये 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के इस प्रकार से जो रेखाएं खींची हुई हैं वो सभी देशांतर रेखाओं के बीच में आती हैं। अब आप कहोगे सर ये 180 डिग्री क्या है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। दो अक्षांश तथा दो देशांतरों के जो बीच जगह होती है ना, चाहे दो अक्षांश हुआ या दो देशांतर हुआ, दोनों के बीच का जो जगह होता है उसको ग्रिड कहते हैं। अब आप कहोगे सर कटिबंध क्या होता है, गोरे क्या होता है, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। आप देखो सारी रेखाएं समकोण पर काटती हैं, एक दूसरे से समकोण पर काटती हैं, ये मैंने बताया। कैसे भी प्रश्न आएगा, परिचय से भी हमारे एग्जाम में कभी कभी प्रश्न देखने को मिलता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। किसकी बात करेंगे? अक्षांश रेखाओं के बारे में, कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं और हमारे एग्जाम में यहां से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, एक अक्षांश रेखा होती है, ये होती तो बहुत सारी हैं लेकिन जो मेन है वो मैं बता रहा हूं, इससे कहते हैं 0 डिग्री। एक अक्षांश रेखा होती है 23.5 डिग्री पर, कितने पर? 23.5 डिग्री पर। और एक अक्षांश रेखा होती है 66.5 डिग्री पर, कितने पे? 66.5 डिग्री पर। ठीक उसी प्रकार से नीचे देख लेते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री। ये रेखाओं के नाम आगे मैं आपको बताऊंगा, एक बार इनके नाम हमें यहीं पर थोड़ा सा बता देते। इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। किसको बोलेंगे? जो रेखा है 66.5 डिग्री, इसको बोलते हैं आर्कटिक। दिख रहा होगा आपको, आर्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त। इसकी नहीं दिखता होगा, दूसरा कलर देख लेते हैं, ये दिखेगा आर्कटिक वृत्त कहते हैं इसको, क्योंकि आर्कटिक सागर ऊपरी है और नीचे वाले को कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। 66.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री ये वाली नॉर्थ है, ठीक है। ये वाली रेखा है जो 23.5 डिग्री साउथ वाली, इसको कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहा जाता है। समझ में आ गया? उसके बाद जो 0 डिग्री है, आगे इसका नाम भी आएगा, इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा क्यों कहते हैं आगे हम बताएंगे, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और जो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा खींची गई है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। चलिए अब हम यहां से बात करते हैं। पृथ्वी के केंद्र में विषुवत रेखा का आधार बनाकर या मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां पर हमने प्रकार रखा, यहां पर चाप लगाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, इस प्रकार से हमने कोण बनाया और यहां तक लगभग 90 खिंच जाएंगे। 90 इस प्रकार से रेखाएं खिंचेंगी नहीं खिंचेंगी? आप बताओ। बिल्कुल खिंचेंगी।
0 डिग्री से यहां से अगर ऊपर रेखाएं खींचेंगी तो 90 रेखाएं ऊपर खिंच जाएंगी और 90 रेखाएं नीचे खिंच जाएंगी, इस प्रकार से। तो यही बोल रहा है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। कहीं कहीं आपको मिलेगा 111.13 किलोमीटर भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो लगभग में अप्रोक्सीमेट 111 किलोमीटर मानते हैं दो अक्षांशों के बीच की दूरी। अक्षांश बहुत पास पास में होते हैं, ऐसा नहीं इतनी दूर पे होते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर अगर हम जाएंगे तो इसकी लंबाई जो है वो कमी आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल कमी आ जाएगी। देखो ये सबसे लंबा है, अक्षांश रेखा सबसे लंबा विषुवत रेखा पर है, उसके बाद यहाँ पर। इसी प्रकार से अंत में जब जाओगे तो लास्ट में पॉइंट बन के रह जाएगा, अंत में केवल पॉइंट बन के रह जाएगा, यही बता रहे हैं हम, ठीक है। यही लिखा हुआ है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्त की त्रिज्या में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। बिल्कुल ऊपर जाने से कमी आ जाएगी, अर्थात विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं का आकार क्रमशः घट जाता है, घटेगा। देखो ये बहुत लंबा है, ये कम लंबा है, ये और कम लंबा है, लास्ट में जाओगे बिल्कुल छोटा हो जाएगा। प्रश्न आएगा, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं या जोन कहा जाता है? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। प्रश्न आएगा, 90 डिग्री अक्षांश रेखा को छोड़कर प्रत्येक अक्षांश रेखा का संपूर्ण वृत्त में होती है। यानी हम ये कह सकते हैं जो 90 डिग्री पर अक्षांश जो हम खींचेंगे, जो 90 डिग्री पे अक्षांश हम जो खींचेंगे वो केवल पॉइंट होगा, वो खिंचेगा नहीं, केवल पॉइंट होगा। इसलिए इन दोनों को काउंट नहीं करते, आगे मैं बताऊंगा, इन दोनों को काउंट नहीं करते, यही लिखा हुआ है। कुल अक्षांश कितने हैं अगर आपसे पूछा जाए, टोटल कितने हैं भैया, तो 181। आप कहोगे सर 181 कौन से हो जाएंगे, ध्यान से देखो, ये 0 डिग्री से इस प्रकार से लेने, ये मान लो यहां से ये वाला, ये 90 डिग्री का कोण है या नहीं है बताओ। इसका मतलब इसके बीच में 90 लाइनें खिंच जाएंगी, बिल्कुल खिंचेंगी, और ऐसे ही 90 लाइनें यहां पर खिंच जाएंगी। तो 90 और 90 180 और 0 डिग्री 181, इसलिए ये कुल अक्षांश हो गए। लेकिन अगर यहां ये पूछा जाए कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, रेखाओं में अंतर है, तो दो घट जाएंगी, एक ये वाली घट जाएगी नॉर्थ पोल वाली, और एक साउथ पोल वाली घट जाएगी। तो कितनी बचेंगी, 179 याद रखेंगे। टोटल अक्षांश 181, अक्षांश रेखाएं कितनी है, ये दोनों में अंतर है। ये कई बार प्रश्न आता है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा अक्षांश देखा जाएगा तो यही है भूमध्य रेखा पर, हाँ या ना, ये सबसे बड़ा अक्षांश माना जाता है। तो हमने केवल अक्षांश रेखा के बारे में बताया कि कुल कितने अक्षांश होते हैं, अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, उस दूरी को क्या कहते हैं, ये सारी बातें बताई। कुछ बातें और आगे करते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन के बारे में। आपको पता है इक्वेटर लाइन ये है, भारत के बीचों, सॉरी भारत कह रहा हूं, पूरी दुनिया के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत के बीच से तो कर्क रेखा होकर गुजरती है ना, तो विश्व के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है। इसे मध्यांतर रेखा भी कहते हैं या 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। चलो देखते हैं भैया भूमध्य रेखा के बारे में कैसे प्रश्न पूछे गए हमारे एग्जाम में। चलिए, इसे 0 डिग्री सबसे पहले कहते हैं इंग्लिश में इक्वेटर लाइन, उसके बाद भूमध्य रेखा कहते हैं इसको, और विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। और तीसरा नाम होता है इसका 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसको कहते हैं। इसे मध्यांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, ये बिल्कुल मध्य में है, इसलिए मध्यांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं भैया प्रश्न। विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों, यानी एक ध्रुव और दूसरा ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी की बात कर रहा हूं, ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव तक दोनों गोलार्धों में अनेक समांतर वृत्त का निर्माण करती है। जो आकार है वो लगभग गोलाकार है, तो यही कह रहा है अनेक समांतर वृत्तों का निर्माण करता है। इसके अंदर इस प्रकार से कई सारे आकार का गोला बनाता है। पृथ्वी पर भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है, ये जो भूमध्य रेखा है यहां से और यहां तक की लंबाई कितनी है, अगर ये प्रश्न आएगा तो लगभग 40,000 मानी जाती है, अप्रॉक्सीमेट 40,000 है यहां से और यहां तक की दूरी। इसकी कुल लंबाई 78% यानी 78.7% भाग में तो जल है। यानी ये रेखा अगर खींची जाएगी यहां से यहां तक
तो लगभग 79% जल में है ये, और जो बचा हुआ भाग है वो स्थल में आ जाएगा। ठीक है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जब लंबवत पड़ती हैं, जिससे भूमध्य रेखा पर अत्यधिक सूर्य ताप होता है, यानी अत्यधिक गर्मी होती है जब सूर्य किरणें लगातार पड़ती हैं, तो 2 दिन और रात की अवधि बराबर होती है। 2 तारीख याद रखेंगे, एक का नाम है, आगे आएगा शायद, ये है देखो, 21 मार्च को वसंत विषुव होता है। इस दिन सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं और दिन और रात बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं 21 मार्च को दिन रात बराबर होता है और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। ये 2 प्रश्न आते हैं और इसी घटना को विषुव कहा जाता है, इसलिए विषुवत रेखा नाम पड़ा, यही से विषुवत रेखा नाम पड़ा, याद रखेंगे। और देखते हैं यहां पर प्रश्न आएगा, भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो ये याद रखेंगे, कांगो और जायरे नदी। ये अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है, हमको याद रखना है। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा केवल अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, यानी एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, कर्क भी, मकर भी और विषुवत भी। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने देश? 13 देश, यानी यहां से यहां तक खींचा जाए तो 13 देश लगभग में आते हैं। अब वो 13 देश कौन से, उसे मैपिंग से जानेंगे ताकि समझने में हमको आसानी हो जाएगा। ये मैपिंग लिया है, इसमें हम जानते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भूमध्य रेखा कहां पर है। मैं बना रहा हूं भूमध्य रेखा को, ठीक है। ये है 0 डिग्री, ये क्या है? 0 डिग्री। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से देश आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें देश की, तो यहां पर 3 देश आते हैं, एक का नाम इक्वाडोर है, ब्राजील है और कोलंबिया है। 3 देश आते हैं यहां पर, याद रखेंगे, इक्वाडोर, ब्राजील और कोलंबिया। ये 3 देश तो यहां पर आएंगे, 1, 2 और 3 देश यहां पर हो गए। साओ टोम और प्रिंसिप, कांगो गणराज्य, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, युगांडा, सोमालिया, ये सारे देश आ जाएंगे यहां पर। जो देश मैंने अभी बताए हैं, चाहे कांगो हुआ, गैबन, अगर आपको बहुत डिटेल से जानना है इनकी सरहद किस किस से मिलती है, तो मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी जब कराया था तो वहां पर प्रत्येक देश के बारे में बताया था। ये देश यहां पर पड़ता है लोकेशन सहित। इंडोनेशिया, ये जो द्वीप दिख रहे हैं, ये बहुत सारे द्वीप हैं, ये सब इंडोनेशिया के द्वीप हैं, याद रखेंगे। और यहां पर ये मालदीव के द्वीप पड़ते हैं, मालदीव हो जाएगा और किरिबाती हो जाएगा। तो लगभग में 13 देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है, 13 देशों से। तो हमने देखा कि भूमध्य रेखा कहां कहां से गुजरती है, मैंने आपको बताया। तो भूमध्य रेखा से आने वाले जितने प्रश्न हैं वो हमको याद रखने। आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कौन सी भैया? ये वाली भूमध्य रेखा है, ठीक है। इसके आसपास में तापमान बहुत होता है, इसलिए जो लोग रहते हैं आसपास में, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको बिल्कुल काले होते हैं यहाँ के लोग। और आपको पता है 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र होता है उसको डोल ड्रम क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। क्या? डोल ड्रम क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बारिश बहुत होती है यहाँ पर, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में बारिश ही बारिश कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कर्क रेखा की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। कर्क रेखा किसे कहते हैं, पहले तो ये बात करेंगे। हमने आपको अभी बताया था कि ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पर, और यही 0 डिग्री के बाद जब हम 23.5 डिग्री ऊपर या नॉर्थ हेमीस्फीयर में एक रेखा खींचेंगे, 23.5 डिग्री, खींच नहीं रहा है, 23.5 डिग्री, तो ये है कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है? ये कर्क रेखा है। कौन सी है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में खींची गई है कर्क रेखा। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, ठीक है। चलो, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से, उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, यही मैंने यहां पर लिखा है। कर्क रेखा एशिया से भी गुजरती है, अफ्रीका से भी गुजरती है, मध्य अमेरिका से भी गुजरती है। कर्क रेखा निम्न जलीय क्षेत्रों से होकर भी गुजरती है, कुछ सागर और कुछ महासागर से भी होकर गुजरती है।
आगे मैं डिफाइन करूंगा। जैसे हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, ताइवान जल संधि है, लाल सागर है, मैक्सिको की खाड़ी है से गुजरती है। अब इस पर मैपिंग पे आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्क रेखा को खींचने का काम करेंगे। ठीक है, कर्क रेखा को खींचते हैं। ये भैया कर्क रेखा, ये मैंने कर्क रेखा खींच दी। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है और यहां पर मैं खींच देता हूं 0 डिग्री भी यहीं पर मैं खींच देता हूं। ठीक है, ये 0 डिग्री है, इधर ही करते हैं, ये 0 डिग्री है, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। आगे मैं आपको डिफाइन करूंगा, अभी आगे मैं आपको डिफाइन करूंगा। ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री साउथ रेखा है, इसे कहते हैं मकर। ये मकर है और ये कर्क है। ठीक है, ये कर्क है और ये विषुवत है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम अभी ये जानेंगे कि बताएंगे कि कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। यहां पर कितने देश हैं, यहां पर कितने देश हैं, यहां पर कितने देश हैं, इनकी बात करेंगे। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखते हैं कहां कहां से होकर गुजरती है। तो मैक्सिको, अब आप कहोगे मैक्सिको कहां पर है, तो ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये वाला, ये मैक्सिको का ही है। बहमान, तो यहां पर पड़ता है ये बहमान, यहां पर बहमान द्वीप समूह पड़ता है, तो 2 हो गए। उसके बाद अफ्रीका में देखते हैं यहां पर, तो यहां पर है पश्चिमी सहारा है, उसके बाद नाइजर है, अल्जीरिया है, अल्जीरिया के बाद मोरिटानिया है, मिस्र है, लीबिया है। कहीं कहीं पर माली लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं पर नहीं मिलता है। इसका मतलब ये होता है जो अपडेट होता है मैप, तो थोड़ा बहुत सीमा इधर उधर हो जाती है। तो माली को कभी कभी काउंट ये लोग नहीं करते हैं और कभी कभी काउंट कर लेते हैं, ये याद रखेंगे। पश्चिमी सहारा, एशिया महाद्वीप की बात करूंगा तो बांग्लादेश, आपको पता है बांग्लादेश यहीं पर है। चाइना, चाइना का क्षेत्र ये वाला है, भारत से तो जाती है, बीचों बीच से होकर गुजर रही है। इंडिया यही वाला तो है भाई, इंडिया यही वाला तो है भाई। म्यांमार, म्यांमार भाई साहब यहां पड़ता है। ओमान, ओमान यहां पर पड़ता है। सऊदी अरब, सऊदी अरब यही है। ताइवान, ताइवान पड़ता है यहां पर। संयुक्त अरब अमीरात यहां पर पड़ता है, संयुक्त अरब अमीरात। ये सारे देश पड़ते हैं कहां पर, कर्क रेखा पर। ठीक है, इतने याद रखेंगे। अब ये डाटा कर्क रेखा का कभी ये पूछा जाता है कितने देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो कहीं कहीं 18 मिलेगा, कहीं कहीं 16 मिलेगा, कहीं कहीं 17 मिलेगा। तो अलग अलग प्रकार का डाटा मिलता रहता है, क्योंकि यहाँ की जो सीमाएं हैं अफ्रीका देश की वो चेंज होती रहती है, इसके मारे थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। ठीक है, याद रखेंगे। पीछे थे हम, हाँ, और आगे बात करेंगे। कर्क रेखा मिस्र के नासिर झील से होकर गुजरती है और भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, हमको याद रखना है, भारत में। और भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर लगभग में कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से, अगर आपको याद है तो। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें जब लंबवत पड़ती हैं पूरी साल भर, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का। कब, 21 जून डेट हमको याद रखनी है, आगे इसको दोबारा से मैं डिफाइन करूंगा। ठीक है, अभी इतना याद रखना। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, लिखा हुआ है, और रात सबसे छोटी होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का मतलब है मकर रेखा के बारे में बात करेंगे। अब मैंने कहा मकर रेखा क्या है, तो ये तो भूमध्य रेखा हो गई, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर कर्क रेखा हो गई, 23.5 डिग्री साउथ पर क्या हो गई, ये मकर रेखा हो गई, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ऐस लिख देते। तो यही लिखा है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित विषुवत रेखा से, ये विषुवत रेखा है, इससे 23.5 डिग्री दूरी पर कौन सा है, मकर रेखा है। यह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा, मकर रेखा। जैसे मैंने बताया, देखो ये कौन सा है, साउथ अमेरिका से, अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से, यही मैंने बताया। ऑस्ट्रेलिया के लगभग बीच से निकलती है ये, यही लिखा है। मकर रेखा पर जब सूर्य की किरणें पूरी साल भर लंबवत पड़ती हैं, तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध का, याद रखेंगे। ये प्रश्न कई बार ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। अब आप कहोगे सर गोलार्ध क्या होता है, गोलार्ध को समझाइए,
तो इसको समझो पहले गोलार्ध क्या होता है। जैसे मैंने 0 डिग्री ये बनाया और 0 डिग्री के ऊपर वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं नॉर्थ और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं साउथ। तो 0 डिग्री से ऊपर वाला जो भी हिस्सा है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से नीचे वाला जितना भी हिस्सा है इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। समझ गए। अगर हम यहां पर एक रेखा और खींच दें 0 डिग्री तो ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। तो हम ये भी कह सकते हैं जो 0 डिग्री से इस वाला क्षेत्र है ये वाला इसको हम पूर्वी गोलार्ध कहेंगे और इसको हम पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब बात करेंगे आर्कटिक वृत्त की। आर्कटिक सागर दुनिया का सबसे छोटा सागर है जो सबसे ऊपर पड़ता है ना। चलो देख लेते हैं भैया इसको भी। सबसे पहले हमने भूमध्य रेखा के बारे में बताया, उसके बाद 23.5 डिग्री हमने 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा बताया। उसके बाद 66.5 डिग्री की अगर मैं बात करूं नॉर्थ की तो यही है आर्कटिक वृत्त जिसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री ऊपर जो रेखा है उसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त आर्कटिक महासागर, कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, अलास्का का क्षेत्र, यानी अलास्का का क्षेत्र है, अमेरिका का तो नहीं है, अलास्का का क्षेत्र, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से होकर गुजरती है जबकि आइसलैंड से होकर नहीं जाता है। इसका लोकेशन मैं आपको बताऊं, आगे है क्या, इसका लोकेशन हम आपको बता देते हैं। ये है, एक कलर ले लेते हैं ब्लैक, ये है भैया, थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा सा, ये है, ये जो रेखा है यही है 66.5 डिग्री। ये कनाडा है, यहां पर ये अलास्का वाला क्षेत्र है, ये ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र है, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड यहां पर पड़ते हैं और ये रूस वाला क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, यह व्रत कनाडा में एक झील पड़ती है, प्रमुख झील है जिसका नाम है ग्रेट वियर लेक से होकर गुजरती है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े। ये रेखा जान ली हमने, ये देख लिया, ये बता दिया और मकर रेखा भी बता दिया। अब यहां पर हम अंटार्कटिक वृत्त की बात करें। अंटार्कटिक वृत्त कौन सा है भाई, तो 0 डिग्री मैंने बताया, 0 डिग्री के बाद मैंने मकर रेखा बताया, मकर रेखा के बाद ये वाली जो रेखा है ये भी 66.5 डिग्री है। क्या है, 66.5 डिग्री पर है और इसको हम क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिण में जो कोण बनता है ना उसी को क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अंटार्कटिका का अधिकांश भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। श्वेत यानी सफेद महाद्वीप। लगभग यहाँ मोटाई 4 से 5 किलोमीटर मोटा बर्फ पाया जाता है, परत, और उस परत के नीचे तो डेजर्ट क्षेत्र है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है भैया ये, लेकिन गर्म सहारा हो जाता है ना। वैसे तो ये सबसे बड़ा मरुस्थल है और यहाँ पर रिसर्च सेंटर है, केवल रिसर्च सेंटर है, और कुछ यहाँ पर जानवर भी पक्षी भी पाए जाते हैं, जैसे पेंगुइन पाया जाता है। और यहाँ पर रिसर्च सेंटर है, जैसे भारत के 3 हैं, एक गंगोत्री है, मैत्री है और भारती है, याद रखेंगे। एक प्रश्न आता है कि अस्वक्षांश क्या होता है भैया, अस्वक्षांश, तो आप कहोगे 0 डिग्री से जो 30 से 35 के बीच में रेखाएं खींची जाती हैं, मान ले एक 30 डिग्री है और ये 35 डिग्री है, दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ना वही अक्षांश अस्वक्षांश कहलाता है। क्यों अक्षांश कहलाता है, इसको जानेंगे। 30 से 35 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी, ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, 30 से 35 डिग्री अक्षांश मानेंगे, इसी को अस्वक्षांश कहते हैं। क्यों, क्योंकि पुराने समय में जो लोग व्यापार करते थे, जो शिपों से आते थे, जहाजों से आते थे, तो अपने साथ बहुत अच्छे अच्छे घोड़े लेकर आते थे, और इस जो 30 से 35 डिग्री का क्षेत्र पर जो पवनें होती है ना, वो संचार अत्यंत मंद हो जाता है, यानी पवनें बहुत ना के बराबर चलती हैं। जब पवनें ना के बराबर चलती है तो उसी समय ये घोड़ा समुद्र में डाल देते थे, तो इसलिए इसको अस्वक्षांश कहा गया है। तो जो घोड़ा समुद्र में डाल देते थे, जो व्यापारी वगैरह लोग होते थे, वही बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। तो मैंने देशांतर रेखाएं बता दिया, जो लंबी वाली रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं वो देशांतर रेखाएं हैं।
देशांतर रेखाओं का काम होता है समय का पता लगाना। हम आगे जानेंगे कि भारत 5.5 घंटा आगे क्यों है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रधान यामोत्तर रेखा पूरब या पश्चिम में स्थित किसी स्थान को कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। अब आप ये कहोगे पूरब पश्चिम तो आपने अक्षांश बताया था, ये क्या है? चलो इसको बताते हैं। चलो मैंने ये 0 डिग्री बनाया, ये 0 डिग्री के पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम, यही तो मैं बता रहा हूं, यही तो देशांतर रेखाएं हैं, यही मैंने यहां पर बताया। अंटार्कटिक का अधिकांश भाग सदैव बर्फ से ढका रहा। ये तो दोबारा से फैक्ट आ गया भैया, दोबारा से आ गया। दो देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होती है। अब आप कहोगे ये क्यों? तो आप यहीं देख लो, आपको यहीं दिखा देते हैं। ये मैंने भूमध्य रेखा खींची। अब आपको यह बताना है कि भाई सबसे ज्यादा दूरी यहीं पर तो है, यही तो दूरी सबसे ज्यादा देखी गई है। जितना आप ऊपर जाते रहोगे दूरी कम होती जाएगी और अंत समय में दूरी शून्य हो जाएगी ध्रुवों पर। यहां पर शून्य हो जाएगी दूरी, यहां पर भी शून्य हो जाएगी, यही मैं बताना चाह रहा हूं। तो यही कह रहा है, कहां पर लिखा है भाई? पीछे सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है? तो 111.32 किलोमीटर याद रखेंगे होती है, और सबसे कम ध्रुवों पर होती है। ध्रुव का मतलब जितना ऊपर जाते रहेंगे सिकुड़ती रहती हैं ये। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा के नाम से जानते हैं या प्रधान मध्यांतर रेखा के नाम से जानते हैं। इसी को GMT ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जाना जाता है। ये निकलती कहां से? तो लंदन, यानी लंदन कहां? इंग्लैंड की राजधानी है, के पास ग्रीनविच से निकलती है, जहां से पूरी दुनिया का समय लिया गया है। पूरी दुनिया का समय यहीं से लिया गया है, ग्रीनविच शहर के पास से ये निकलती है। निकलने के बाद कहां जाती है ये मैं आपको बताऊंगा। इसे ग्रीनविच नामक मानक रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। भारत का समय GMT से, यानी इस वाली रेखा से 5.5 घंटा आगे है। अब आगे क्यों है ये मैं बताऊंगा, निकाल के बताऊंगा, प्रूफ करके बताऊंगा, ठीक है। याद रखेंगे, दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोर या गोरे कहा जाता है। दो देशांतरों के दो अक्षांश मैंने बताए थे, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं, इसको गोर कहते हैं या गोरे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट और जान लेते हैं, फिर हम बताएंगे। बात करते हैं 0 डिग्री। इससे पहले कुछ मैं भूल रहा हूं, शायद कुछ मैंने फैक्ट पीछे लिखाया नहीं है। मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती ये मैंने आपको नहीं बताया, तो बता देते हैं भैया, ये मकर रेखा है। मकर रेखा वाले देश यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। दक्षिण अमेरिका के 4 देश हैं। कौन कौन से? एक अर्जेंटीना है, यहां से अर्जेंटीना, चिली है यहीं पर, पराग्वे और ब्राजील, ये 4 देश तो यहीं पड़ते हैं। उसके बाद अफ्रीका के 5 देश पड़ते हैं। कौन कौन से? यहां पर नामीबिया है, फिर यहीं पे बोत्सवाना है, मोजाम्बिक यहां पर पड़ता है, दक्षिण अमेरिका अफ्रीका यहां पर पड़ता है, और मेडागास्कर द्वीप ये वाला है, मेडागास्कर, और ऑस्ट्रेलिया ये वाला है, ऑस्ट्रेलिया। तो यहां से मकर रेखा होकर गुजरती है, याद रखेंगे। मैंने पहले कर्क के बारे में बता दिया था, इसके बारे में नहीं बताया, ठीक है, ध्यान आ गया, बता दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं हम सीधे, यहां पर थे हम। 0 डिग्री देशांतर रेखा तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऐसा क्यों है मैं अभी बताऊंगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को पूर्व में पृथ्वी के आधे भाग को पूर्वी गोलार्ध और आधे भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। कैसे? इसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैपिंग के दरगाह मैप से बताएंगे भाई। दूसरा मैप, ये भी नहीं, ये वाला मैप ले लेते हैं, ठीक है, यहां से जानते हैं। मैंने कहा जो 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री ये वाली रेखा है दोस्तों, ये है 0 डिग्री। ये पहले तो ये मैं बता देता हूं कि 0 डिग्री और 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां पर मिलती हैं। तो ये सागर का नाम कई बार पूछ लिया जाता है। अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में मिलती है, अफ्रीका के पास में। और एक राजधानी को ये टच करती आती है, घाना की राजधानी अकरा है, उसको टच करती हुई नीचे को आती है।
है ना, और किस सागर में चली जाती है, अटलांटिक महासागर में। अगर इससे और 180 डिग्री ये है, 180 डिग्री ये है, तो ये कहना चाह रहे हैं 0 डिग्री से पश्चिम में जो है इसको बोलते हैं हम पश्चिमी गोलार्ध, इसके पूरब में जो है उसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। यही बताना चाह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इसका जो आधा भाग है 0 डिग्री से 180 के बीच में आधा भाग आता है और इसके बीच में आधा भाग आता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और इस तरफ है दोस्तों रूस का भाग, इधर क्या है, इधर रूस का भाग है, इसके बीच में बेरिंग जल संधि है और बहुत कटी फिटी लाइन है 180 डिग्री, जिससे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यही बोल रहा है प्रधान यामोत्तर रेखा के पूरब और पश्चिम में, यानी ये जो रेखा है ये वाली, इसके पूरब और पश्चिम में, ये वाला ईस्ट है दोस्तों और ये वेस्ट है पश्चिम में। पश्चिम में 180 तक गणना की जा सकती है, बिल्कुल 180 तक गणना की जा सकती है। कितने हैं टोटल, तभी तो टोटल कितने 360 है। 0 डिग्री से 180 इस टाइप होंगे, इस तरफ होंगे, और 180 इस तरफ होंगे, तभी तो 360 है। 180 पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी देशांतर रेखा जो है वो एक ही रेखा है, अलग अलग नहीं है। और इसके बीच में समय कितना होता है, 24 घंटे का। समय निकालना हम आपको भी बताएंगे, अभी मैंने समय निकालना आपको नहीं बताया। पृथ्वी पश्चिम में, या पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करती है, इस प्रकार से घूम रही है। घूमने के उपरांत पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। जब ये पूरब की ओर जाएगी तो 4 मिनट का समय बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों है ये मैं आपको बता रहा हूं, अभी 1 मिनट और रुको बस। तथा पश्चिम में जाने पर 4 मिनट का या 4 मिनट घट जाता है। 4 मिनट पूरब में बढ़ जाएगा और पश्चिम में घट जाएगा। ऐसा क्यों है, अब इसको बात करेंगे। चलो, ये लिखा है किसी भी देश का समय निकालने के लिए। देखते हैं भाई, सबसे पहले मैं यहां पर इंडिया की 4 भुजाएं बना रहा हूं। ये इंडिया का ईस्ट है, ये इंडिया का वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, मैंने जब इंडिया करा रहे थे तो मैंने बताया था जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है वो 97 डिग्री 25 मिनट पर था, और ये वाला वेस्ट वाला था 68 डिग्री 7 मिनट पर था। तो यही तो रेखाएं हैं, यही तो देशांतरी रेखाएं हैं। अब आप कहोगे सर ये अक्षांश रेखाएं आपने ऐसे बता दिया, नहीं, यही देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं ये वाली हैं 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये वाली क्या है, ये है हमारा अक्षांशी विस्तार और ये वाला है देशांतरी विस्तार। चलो, इतनी बात समझ में आ गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप बताओ पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगाती है, पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो आप कहोगे सर एक चक्कर लगाती लगभग 24 घंटा मान लेते हैं। 24 घंटा एक चक्कर का मतलब जानते हो, 360 डिग्री घूमना गोल गोल, कितने मिनट में, कितने घंटे में, 24 घंटे में। हमें 1 डिग्री का निकालना है भैया, तो 24/360 हो जाएगा। घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 यहां पर लिख देंगे। अब इसको काटो, इसको काटने के बाद जब देखोगे 0 से 0 गया, 6 छंग 36 और 6 चौक 24, कितना आ गया, 4 आ गया। 4 मिनट निकल कर आया। तो हम ये कह सकते हैं 1 डिग्री घूमने में, पूरब में जब घूमेगी तो 1 डिग्री 4 मिनट बढ़ जाएगा और पश्चिम में घट जाएगा। तो हम सीधे ये कह सकते हैं जो ग्लोब है मेरे भाई, ग्लोब है, ये 0 डिग्री रेखा है, तो इधर समय प्लस होगा और इधर समय माइनस होगा। ये हम कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। 4 डिग्री का एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़े। भारत में जो मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, जो नैनीताल नाम आ रहा है, जो प्रयागराज के पास नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अगर हम इसको और इसको काउंट करें, किसको, 68 डिग्री को और 97 डिग्री को जोड़ते हैं भाई, कितना आया, 15 का 5 हाथ से लगा 165। इसका आधा कर देते हैं तो 82.5 डिग्री निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसको आधा कर देंगे, 82.5 निकल कर आ जाएगा और इसके बीच में रेखा खींची गई है भारत में। अब 82.5 डिग्री निकल कर आया। अब आप 82.5 डिग्री आ गया ना, अब 82.5 डिग्री 0.5 इंटू 4 करेंगे, इंटू 4 करेंगे तो अप्रोक्स में आ जाएगा 330 मिनट आ जाएगा निकल कर। 303 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे
तो कितना घंटा आएगा, 5.5 घंटा आ जाएगा, 5.5 घंटा आ जाएगा। और इंडिया दोस्तों पूरब में है, तो इसलिए 5.5 घंटा प्लस का समय होगा, याद रखेंगे। बस हमको ये डोर पकड़नी है कि एक देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है। अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अमेरिका इस साइड में पड़ता है, यानी अमेरिका 90 डिग्री देशांतर पर है, तो हम 90 इंटू 4 कर देंगे, कितना आएगा, 9 चौक 36, 360 मिनट आ गया। 360 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करके देख लेंगे। तो अगर यहां पर 12 बजता होगा तो 12 में ये चीज माइनस कर देंगे, इतने ही घंटे, समझ गए। अगर यहां पर 12 बज रहा है तो हमारे यहां पर 5:30 बजेगा। अगर लंदन में कितना बज रहा है, 12 बज रहा है, तो हमारे यहां पर 5:30 बजेगा। ये हर देश का अलग अलग है, हर देश का एक ही समय नहीं होता है, हर देश का अलग अलग समय है, हर देश का अलग देशांतर है। हम देशांतर पता हो तो हम प्रत्येक देश का समय निकाल सकते हैं, बस उसमें गुणा 4 कर देंगे और उसका समय निकल आएगा। अगर पूरब में देश है तो प्लस हो जाएगा, और पश्चिम में देश है तो समय माइनस हो जाएगा 0 डिग्री से। समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने एक प्रश्न देखा होगा कि भारत का गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का डिस्टेंस पाया जाता है, ये आपने सुना होगा। अगर हम इसको और इस संख्या को जोड़ दें, दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ देते हैं तो अप्रोक्स में 30 निकल कर आएगा, इंटू 4 कर देंगे, 120 मिनट आ गया ना 120 मिनट। तो 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे का डिस्टेंस है, इसलिए तो मानक समय रेखा खींची गई, भारत के बिल्कुल बीच से खींची गई। अब आप कहोगे बीच क्यों खींचा गया, तभी तो मैंने दोनों को जोड़ा और आधा कर दिया, तभी तो आधा हो गया, 82.5 डिग्री निकल कर आ गया। हाँ या ना, इतनी बात समझ में आ गई कि समय कैसे निकालते हैं। किसी भी देश का अक्षांश देशांतर दे रखा होगा, समय निकाल लेंगे आराम से। तो जब फोन हम मिलाते हैं, फोन में टाइम मिलाते हैं, तो वहां पर 5.5 घंटा लिख के आएगा, GMT 5.5 घंटा प्लस लिख के आता होगा, वो यहीं से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। उससे पीछे देखते हैं कुछ बचा तो नहीं है। अब हम जानेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है इसको समझते हैं, उससे पहले पीछे ही आ जाते हैं। हमने निकाला 1 डिग्री, अगर हम यहां पर एक बॉक्स बनाकर दिखाएं, 180 डिग्री 4 4 करें तो कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, 720। 720 को अगर हम घंटे में बदलें तो कितना निकल कर आ जाएगा, 12 घंटे। कितना, 12 घंटे। इसका मतलब समझ रहे हो, 180 इस सेट में है रेखाएं, देशांतर रेखाएं, और 180 इस सेट में, तो 12 घंटा इधर होता है और 12 घंटा लगभग में इधर होता है। टोटल कितना होता है, 24 घंटा ही तो होता है, 24 घंटा होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि 180 इधर है और 180 इधर है। हाँ या ना, जब सूर्य इधर जब पृथ्वी का ये वाला हिस्सा सूर्य की साइड में होता है तो इधर दिन होता है और इधर रात होती है। अब आपको पता है पृथ्वी घूम रही, तो घूम के ये वाला हिस्सा इधर पहुंच जाएगा तो इधर दिन हो जाएगा। इस प्रकार से दिन और रात अलग अलग होते हैं। ठीक है, 12-12 घंटे का अलग अलग होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, सीधे बात करेंगे 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। आओ देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा IDL एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है और ये प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच इंग्लैंड से दुनिया का आधा हिस्सा इधर ही पड़ता है। चलो इसको देख लेते हैं। अब आप कहोगे सर ये आपने बहुत तगड़ा मैप ले लिया है, पहले इस मैप को समझते हैं उसके बाद रेखा को समझेंगे। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है वर्ल्ड ज्योग्राफी तो ये दोस्तों USA है, ये कनाडा है, ये कनाडा है, ये मैक्सिको है, ये मैक्सिको देश पड़ता है दोस्तों। यहां पर हवाई द्वीप पड़ता है, क्या पड़ता है, हवाई द्वीप। ठीक है, हवाई द्वीप। ये वाला क्षेत्र पड़ता है, ये अलास्का है। ये कौन सा क्षेत्र है, ये अलास्का का क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र रूस का है और ये निकला हुआ भाग दिख रहा है, ये कमचटका प्रायद्वीप है। ये कमचटका प्रायद्वीप है, रूस का ही भाग है। ठीक है, और ये हमारा जापान पड़ता है,
नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात आ रहे हैं, इसके बीच में बेरिंग जल संधि है यहीं पर, और यही गुजरती है 180 डिग्री रेखा, जो टेढ़ी मेढ़ी है, सीधी रेखा नहीं है, और बोल सकते हैं प्रशांत महासागर के बिल्कुल बीचों बीच में है। देखो प्रशांत महासागर का आधा हिस्सा इधर बचा, आधा हिस्सा इधर बचा, बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है। यही है 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गई इतनी बात। ये रेखा कहां पर है? या बेरिंग जल संधि के आसपास में। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, क्या क्या बचा हुआ है। ये दो कैलेंडर तिथियों के बीच सीमांकन रेखा का काम करती है। यानी जो कैलेंडर है उसके 12 घंटे का समय, तो बीच का काम कर रही है नहीं कर रही है, यही बोल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर यात्रा करता है, पश्चिम की साइड में, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर देता है धोखे से, तो एक दिन का उसको लाभ हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति पूरब में जाता है और 180 डिग्री को क्रॉस कर देता है, तो एक दिन का हानि हो जाएगा। ये पूछा गया था एक बार प्रश्न। ये अलास्का और रूस के बीच में स्थित है, हवाई द्वीप और न्यूजीलैंड के बीच से गुजरती है। देखो हवाई द्वीप दोस्तों ये है, ये वाला हवाई द्वीप है, और न्यूजीलैंड दोस्तों यहां पर है, तो इसके बीच से ही तो होकर गुजर रही है, यही बोल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं है बल्कि टेढ़ी मेढ़ी है, ये मैंने बता दिया। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। इसकी खोज किसने किया था? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी है, में हुए अंतरराष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन में इसकी खोज किया गया था 1884 ईस्वी में, याद रखेंगे। इसके ठीक 100 साल के बाद बिछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, और कोलकाता में एक मेट्रो का आरंभ हुआ था, है याद रखेंगे। तो ये कुछ प्रश्न थे अक्षांश और देशांतर से। अगर हमारे एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आया यहाँ से तो हम कर पाएंगे, चाहे अक्षांश रेखा को लेकर हुआ, देशांतर, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारा कुछ बता दिया। और किसी भी देश का समय निकालने के लिए हमको उस देश का देशांतर पता होना चाहिए, और देशांतर पता है तो तुरंत गुणा 4 कर देंगे, समय निकल कर आ जाएगा। और देख लेंगे, मान लो इंग्लैंड में 12 बजता है, इंग्लैंड में 6 बजता है, तो उसी प्रकार से प्लस माइनस कर देंगे। अगर ईस्ट में देश है तो प्लस, वेस्ट में है तो माइनस कर देंगे। यही सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ से अक्षांश और देशांतर रेखाओं से। ये पीडीएफ भी आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, टेलीग्राम पर जाना है और ये नाम सर्च करना है, GSY विष्णु सर। सर्च करोगे तो आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर वीडियो मस्त लगा है, लेक्चर को आपको बहुत अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, क्योंकि इसी प्रकार से मैंने पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो 7 कॉन्टिनेंट है और सागर महासागर है उसको 2 मैराथन में कंप्लीट करा दिया। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो बचे हुए कुछ टॉपिक हैं वो मैं अब कराने वाला हूँ। जैसे आज मैंने ये करा दिया आपको, उसके बाद और भी कई पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, पृथ्वी के बहुत सारे टॉपिक अभी बचे हुए हैं, वो एक एक करके सभी टॉपिक को आपके समक्ष लेके आऊंगा बहुत शानदार तरीके से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।